हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा का निर्वाचन, और इसको पहले हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आपको आंसर्स में क्या लिखना है। देखिए, राज्यसभा का निर्वाचन के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो हमारे द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। ठीक है, यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के तहत निर्वाचित किए जाते हैं। और ये भी याद होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, क्या है, उच्च सदन है। इस बात को भी याद रखना है। देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा होती है ना, वो स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों स्थायी सदन कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता, बल्कि हर 2 साल में क्या होता है, इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये क्या नहीं होता है, भंग नहीं होता है, बल्कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, नए सदस्य जुड़ते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है मेंबर्स की 250 जो है हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में आपको पता होगा 245 है। देखिए, अगर बात करें कि राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसमें जो मेंबर होते हैं आप लोगों को पता होगा 12 जो है वो राज्यपाल चुनते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति चुनते हैं, सॉरी, यहाँ राज्यसभा है ना, राष्ट्रपति चुनते हैं। उसके अलावा जितने मेंबर हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो याद रखिए वो जो मेंबर होते हैं, मान लीजिए कि 238 मेंबर है। ठीक है, अब इनका जो चुनाव होगा वो राज्य विधानसभा जो होती है उसके निर्वाचित एमएलए जो हैं वो चुनते हैं। ठीक है, निर्वाचित एमएलए जो होते हैं वो इन 238 सदस्यों का चुनाव करते हैं, और ये चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके तहत ये चुने जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये बात पता होना चाहिए बेसिकली कि इसमें विधायक अपने पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्या करते हैं, वरीयता देते हैं कि पहले नंबर पे वो किसको चुन रहे हैं, दूसरे पे किसको चुन रहे हैं, तीसरे पे। फिर उसके बाद वोटों की जो गिनती होती है वो वरीयता के आधार पर होती है, और आपको पता है 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नामित होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा डिफरेंट टाइप के जो फील्ड हैं उसमें विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कला हो गया, विज्ञान हो गया, या फिर साहित्य हो गया, सामाजिक सेवा क्षेत्र हो गया, इत्यादि में वे लोग प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए, इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देख लीजिए, ऐसा सपोज मान लेते हैं कि किसी स्टेट में क्या है, 5 राज्यसभा सीटें अभी खाली है। कितने? 5। और वहां की विधानसभा में 100 विधायक है। कितने विधायक है? ये एमएलए हैं। ठीक है, मैंने बताया कि एमएलए जो है वही क्या चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वहां की विधानसभा में 100 विधायक है, तो उन 100 विधायकों द्वारा वोटिंग करनी है अब, और इसमें से वे 5 उम्मीदवारों को क्या करेंगे, वरीयता के आधार पर, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 100 लोग ऐसा कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 विधायक हैं, 100 लोग करेंगे। फिर जो उम्मीदवार जिसको ज्यादा वरीयता मिली होगी, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है वो चुनाव होता है राज्यसभा का। फिर उसके बाद है परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार वह भारत के किसी क्षेत्र का निवासी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि खुला मतदान। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के द्वारा खुला मतदान कराया गया। आगे देखिए लिखा है, राज्यसभा के निर्वाचन में दल बदल का कानून नहीं होगा। याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है उसके निर्वाचन में दल बदल का कानून नहीं होगा। इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर देखिए लिखा है कि कुलदीन नैयरवाद, इसमें क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि दल बदल अधिनियम विधानसभा तथा लोकसभा की कार्यवाही के लिए लागू होगा, और लोकसभा तथा विधानसभा के बाहर की गई गतिविधियों के लिए यह अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ ये बोल रहा है कि जो दल बदल अधिनियम है वो विधानसभा लोकसभा की कार्यवाही के लिए लागू तो होगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बाहर की गतिविधियों के लिए यह लागू नहीं होगा। अब देखिए लिखा है राज्यसभा की भूमिका या फिर उनके कार्य। तो देखिए, राज्यों का सदन,
भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ये बात आप लोगों को भी पता है कि भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली है। और संघ एवं राज्य, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली है, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ में निहित है। और बेसिकली अगर बोला जाए कि किसी भी निर्णय पर जो अंतिम निर्णय होता है वो संघ का होता है। देखिए लिखा है, और संघ एवं राज्य दोनों का संविधान एक है, इसीलिए संघ में अंतर्निहित संघीय ढांचे के संरक्षण के लिए राज्यसभा को मुख्य भूमिका दी गई है। क्या दिया गई है, मुख्य भूमिका किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है, क्योंकि जो संघ है वो राज्यों का सदन है। क्या है, संघ जो है वो राज्यों का सदन है, मतलब राज्यों का सदन तो राज्यसभा है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि राज्यों के द्वारा मिलकर ही क्या बना है, भारत एक संघ बना है ना, इसीलिए राज्यों की जो भूमिका है वह भी इसमें क्या है, मुख्य भूमिका में है। इसके अतिरिक्त देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के प्रस्ताव से ही संसद राज्य सूची के किसी भी विषय का निर्माण करती है। फिर देखिए लिखा है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही संसद जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। किसके द्वारा, तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। फिर उसके बाद है कि संविधान के किसी भी संशोधन में राज्यसभा की भूमिका समान होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि स्टेटमेंट आ जाता है कि किसी भी संशोधन में राज्यसभा की भूमिका समान होती है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप लोगों को लगता होगा कि लोकसभा के पास जो है वो ज्यादा शक्तियां हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है जिसकी सहमति के बिना संविधान में कोई भी संशोधन संभव नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट जो है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं रिवीजन जो है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से कंफ्यूजन में हम जो है वो 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग करते हैं। आगे देखिए, वरिष्ठों का सदन। राज्यसभा जो है वो वरिष्ठों का सदन है। राज्यसभा के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, इसीलिए इसको वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। फिर राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए, इसीलिए इसे वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, जिससे उन लोगों को सदन में लाया जा सके जो निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक नहीं होते हैं। आगे देखिए, लोकसभा के द्वारा निर्मित विधियों पर राज्यसभा निगरानी बनाए रखती है। इन विधियों में होने वाली विसंगति को भी उजागर करती है। फिर देखिए, विपक्ष एवं राज्यसभा, तो याद रखिएगा कि सकारात्मक आलोचना, वैकल्पिक नीतियां एवं बाधा को अस्वीकार करना। फिर देखिए, निष्कर्ष में क्या लिखा है कि वर्तमान में जो राज्यसभा है उसके चुनाव में बढ़ता धन बल का जो प्रयोग हो रहा है, मतलब जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे कि वर्तमान में क्या है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों में क्या है, धन बल का प्रयोग जो है वो वर्तमान में बढ़ रहा है। लिखा है कि दल बदल और लोकसभा के प्रत्येक कार्यों को बाधित करने की जो प्रवृत्ति है राज्यसभा की संवैधानिक भूमिका के प्रतिकूल है, जिसमें सुधार की क्या है, आवश्यकता है। अब देखिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है लोकसभा की संरचना। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। क्या है, लोअर हाउस, जिसे हम बोलते हैं निचला सदन। ये संसद का निचला सदन है। और एक बात और याद रखना है कि लोकसभा जो है उसे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जनता का सदन, बताइए, ये क्वेश्चन भी तो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो याद रखिए, इसे जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 81 है उसके अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई है। देखिए, अधिकतम संख्या जो है वो 552 क्या है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान सदस्य जो है वो कितना है, 543 निर्वाचित है। राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो है वो एंग्लो इंडियन जो है वो सदस्य क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। परंतु आप लोगों को पता होगा कि 104 अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, उसके बाद यह प्रावधान हटा दिया गया है, यानी राष्ट्रपति अब एंग्लो इंडियन 2 जो मनोनीत करते थे वह नहीं करते हैं। फिर एक और बात याद रखिएगा कि लोकसभा का जो मेंबर है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। याद रखिएगा इस बात को, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और याद रखिएगा कि भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वो मतदाता सूची में पंजीकृत है, वह क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है
कि जैसे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि लोकसभा की सीटें जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के आधार पर होती है। किसके आधार पर सीटों का एलोकेशन होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। इसे नोट कर लेंगे, जनसंख्या के आधार पर। यानी कि हर राज्य से निर्वाचित सदस्य उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही होते हैं, इस बात को भी याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर बेसिकली लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक और बात याद रखना है आप लोगों को कि जो लोकसभा की सदन की अध्यक्षता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उसका बेसिकली चुनाव होता है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वे लोग ही मिलकर आपस में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ लिखा है कि लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन सिद्धांत किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि संविधान में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटें जनसंख्या के समानुपात में होनी चाहिए। किसके अनुपात में होनी चाहिए? जनसंख्या के अनुपात में। फिर देखिए कि एक राज्य में सभी लोकसभा सीटों का जो आकार है वो जनसंख्या के अनुपात में सीटें जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर इसका हम मतलब समझे तो यहाँ पर कहना चाहता है कि जैसे लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए ये एक लोकसभा क्षेत्र है और ये दूसरा लोकसभा क्षेत्र है, तो दोनों की जो जनसंख्या है वो लगभग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? ताकि हर नागरिक का जो वोट है वो सामान्य मूल्य रखे, यानी इक्वल वैल्यू ऑफ वोट जो है ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में हो। इसीलिए क्या किया जाता है? ये कोशिश की जाती है कि लोकसभा क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो लगभग बराबर हो। जैसे अगर देख लीजिए कि राज्य या क्षेत्र में अगर 10 लाख लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लाख लोग हैं, तो वहां से एक सांसद चुना जाए। किसी दूसरे क्षेत्र में भी अगर 10 लाख लोग हैं तो वहां से भी एक ही सांसद चुना जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है वो बराबर महत्व का होगा। जैसे अगर ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कि 5 लाख लोग हैं वहां एक सांसद है, ठीक है, और अगर जहां 25 लाख लोग हैं वहां भी एक सांसद है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल असमान प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है? असमान प्रतिनिधित्व। देखिए जो बेसिकली आर्टिकल नंबर 81 क्लॉज 1A है वो साफ साफ इस बात को कहता है कि लोकसभा की जो सीटों का वितरण है वो इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक राज्य से चुने गए जो लोकसभा के मेंबर है उनकी संख्या एवं उस राज्य की जनसंख्या वो क्या हो? सीधे अनुपात में हो। क्यों? ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको क्या मिल सके? समान प्रतिनिधित्व मिल सके। आगे देखिए लिखा, उपरोक्त सिद्धांत में छोटे राज्यों के निर्माण के कारण संशोधन करना पड़ा और संविधान में यह उल्लेखित है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी उनके लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि लोकसभा की सीटों के निर्धारण के लिए जनगणना का आधार, तो आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट लोकसभा थे, ठीक है, उसमें कितने मेंबर थे? 489 मेंबर थे, परंतु ये सदस्य जो है ये 1951 की जनगणना के आधार पर थे और संविधान में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। तो पहला परिसीमन आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। आगे देखिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें संशोधन के बाद यह तय किया गया या फिर यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2000 के बाद होने वाली गणना तक लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगा। लेकिन फिर वापस से 2002 में पुनः जो है वो 84वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में क्या उल्लेखित किया गया कि वर्ष 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा के सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा, यानी 2026 तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए लोकसभा सीटों का समायोजन, तो यह सुनिश्चित है कि लोकसभा की सीटें जो है वर्ष 2026 तक यथावत रहेंगी, परंतु राज्य के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्रों के समायोजन के लिए वर्ष 2002 में कुलदीप सिंह आयोग, जो कि परिसीमन आयोग के मेंबर, मतलब बेसिकली इसका जो उच्च आयोग है परिसीमन आयोग का, उसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह। तो उसका गठन किया गया 2002 में।
जिसके द्वारा 543 लोकसभा सीटों के आकार को पुनः समायोजित किया गया। परंतु इस समायोजन के लिए वर्ष 2001 को जनगणना आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे संविधान के 87वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। यानी कि जब 2002 में ये अमेंडमेंट लाया गया था, उस टाइम पे जनगणना कौन सा लिया गया था? 2001 लिया गया था। अब देखिए लोकसभा का निर्वाचन। तो यहाँ लिखा है लोकसभा के निर्वाचन के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो कि वर्तमान में क्या है? समाप्त हो गया। अब तो 1951 चल रहा है। उसके अनुसार प्रावधान किया गया है, जिसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, तो याद रखिए बेसिकली यह एक मतदान और निर्वाचन प्रणाली है जिसका उपयोग भारत सहित बहुत से देशों में किसके लिए किया जाता है? चुनाव के लिए। इसे हिंदी में बोला जाता है कि पहले पास होने वाला या सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी जो है वो विजयी होगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बेसिकली ये क्या है? एक सरल बहुमत प्रणाली है, जिससे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, यानी कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलेगा वही विजेता होगा, चाहे उसको 50% वोट मिले या फिर ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा वोट मिलना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें कुछ कमियां होंगी, जैसे लिखा है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता है। फिर है सीटों के प्रतिशत एवं मतों के प्रतिशत में अंतर पाया जाता है। फिर है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विविधतावादी समूहों एवं संस्कृतियों की उपेक्षा हो सकती है। लिखा है क्योंकि विजेता के अलावा अन्य उम्मीदवारों के मत क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। सही बात है, जो जीता उसी के मत का वैल्यू हो जाता है। बाकी लोग जिसको मान लीजिए कि अगर किसी को 51% वोट मिला है और किसी को मिला है 49%, तो इसको 49% भी मिला है, लेकिन ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। सेकेंड है हमारा लिस्ट प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या है? उम्मीदवारों की सूची जारी होती है जो कि पार्टी जारी करती है। मत दल को दिया जाएगा, ठीक है, यानी पार्टी को दी जाएगी। चुनाव क्षेत्रों का भौगोलिक विभाजन भी इसमें नहीं होगा। आगे देखिए निष्कर्ष में लिखा है कि लोकसभा को प्रातिनिधिक बनाने के लिए विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि लोकसभा की आधी सीट के लिए लिस्ट प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए, जिससे लोकसभा वास्तविक रूप से जनता का सदन बन सके। आगे देखिए ये सारी जो स्टेटमेंट है ये आपके आंसर राइटिंग में जो है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि स्वतंत्र भारत में निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया, याद रखिएगा, लेकिन सर्वसमावेशी लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। सेकेंड पॉइंट है कि विगत 70 वर्षों के लोकतंत्र में लोकतंत्र की यह उपलब्धि है कि समाज के वंचित वर्गों का लोकसभा में प्रभुत्व स्थापित हो गया, परंतु संसदीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण अत्यधिक नकारात्मक प्रवृत्ति है। फिर लिखा 1980 के दशक राजनेताओं के चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लिया, जिसे कि राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है, और बाद में अपराधी स्वयं ही चुनाव मैदान में आ गया, जिसे चुनाव का अपराधी या फिर अपराधियों का राजनीतिकरण कहा गया। लेकिन निष्कर्ष में है कि लोकसभा जनता की इच्छा को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। इसमें अपराधियों का प्रवेश रुकना चाहिए एवं महिलाओं व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसी तरीके का जो कंक्लूजन है, आप लोग भी अपने आंसर राइटिंग में ऐसा ही कंक्लूजन लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों की हैबिट बनेगी। ठीक है, देखिए मैं मानती हूँ इस नोट्स की जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी बेकार है, जो शायद ही आपको मतलब समझ में आ रही होगी या फिर नहीं भी आ रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नोट्स की एक एक लाइन आपको पढ़कर समझा दूँ, ताकि अगर आपको हैंडराइटिंग समझ ना भी आ रही हो लेकिन आप सुनकर उसको समझ सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे संसद के कार्य। ठीक है, कि संसद किस प्रकार से कार्य करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।